उद्बोधन दे, तत्पश्चात अवार्ड का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हर जगह शाम से लहराने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सारे जवान और सच फाउंडेशन उनकी बहुत शानदार प्रस्तुति है। और हम लोग भी अपने आप को रोक नहीं पाए। पूज्य स्वामी जी कब तक यहाँ पहुंचे, प्राइड मूवमेंट शानदार यहाँ किए गए योगदान के लिए भी आप सबको बहुत बधाई देती। इस वास्तव में आप लोग अपनी वीरता सुना और सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि महाराज जी बोलते जाएं, इसलिए नहीं कि आप मेरे लिए बोल रहे थे। सच में ऐसा लग रहा था कि साक्षात माँ सरस्वती का जो है यहाँ पर हमको प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। ऐसे पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर पूज्य कैलासानंद जी महाराज, उत्तराखंड सरकार के हमारे वन, संसदीय कार्य, तकनीकी शिक्षा, भाषा, साहित्य, ऐसे अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी और राज्यसभा के सांसद और हमारे वरिष्ठ नेताओं में से एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, आईजी उत्तराखंड पुलिस श्री सदानंद दाते जी अभी सीबीआई से अपनी सेवा देकर प्रतिनियुक्ति से वापस आए हैं, और श्री सुधांशु नौटियाल जी डीआईजी एसएसबी, हनी पाठक जी जिन्होंने इस अर्पित फाउंडेशन के माध्यम से ऐसे वीर हमारे जो भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने को 24 घंटे निरंतर सेवा में संलग्न रखते हैं, उन सबके सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। और सभी हमारे अर्पित फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण आए हुए, हमारे सभी एसएसबी और अन्य बलों के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे वीर जवान, अन्य अतिथिगण जिन्होंने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी, ऐसी हमारी बेटियाँ और अन्य कलाकार बंधु, सभी अतिथिगण, मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं सबसे पहले तो आज आप सभी का इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित होने पर, विशेषकर सशस्त्र सीमा बल रानीखेत फ्रंटियर के सभी पराक्रमी राष्ट्र नायकों से सभी आए हुए अतिथियों का, महानुभावों का, मुख्य सेवक सदन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आप सबके इस कार्यक्रम में आप सबके योगदान के लिए प्राइड मूवमेंट सम्मान समारोह के माध्यम से आप सभी वीर योद्धाओं से मिलने का भी और आपके सम्मान समारोह में भी सम्मिलित होने का अवसर मिला है। और जिस प्रकार से सीमा सुरक्षा बल पिछले 62 वर्षों से अदम्य साहस के साथ, वीरता के साथ और समर्पण के साथ आंतरिक सुरक्षा, संगठित अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करने के साथ साथ अन्य समय में भी जब समाज को, देश को आपकी आवश्यकता होती है, उस समय भी अपने दायित्वों का आप बहुत शानदार तरीके से, जहां कम वहां हम, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए, चाहे वो आपदा का समय हो या कोई अन्य कठिन समय हो, आप उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवान खेलों के क्षेत्र में भी, अंतर्राष्ट्रीय एवं
राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत का तिरंगा हर जगह शान से लहराने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी मुझे बताया गया कि ये छोलिया नृत्य जो यहाँ पर हो रहा था वो सारे के सारे हमारे सशस्त्र सीमा बल के सारे जवान थे। सच में उनकी बहुत शानदार प्रस्तुति थी और हम लोग भी अपने आप को रोक नहीं पाए। पूज्य स्वामी जी तब तक यहाँ पहुंचे तो शानदार यहाँ पर प्रस्तुति थी। मैं उसके लिए भी आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। वास्तव में आप लोग अपनी वीरता से, अनुशासन से और अटूट समर्पण और उसके अतिरिक्त बीच बीच में जब सीमा सुरक्षा बल काम करती है तो जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय नागरिक, वहाँ के रहने वाले, सीमा के आसपास के गांव, उनके बीच में मामूली छोटी मोटी कई बार कुछ किसी न किसी मामले को लेकर कई बार थोड़ा सा जैसे परिवार में बर्तन खटकते हैं उस प्रकार की स्थिति भी पैदा होती है। और बहुत बार मुझे ऐसे में उनके बीच में जाकर वो समन्वय करने का भी अवसर मिला। तो इस नाते बहुत नजदीक से मैं जानता हूं। मैं अपने सशस्त्र सीमा बल के लोग जितने कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, अभी आप देख रहे होंगे हिम से बहती हुई नदी प्रभावित हो रही है और उसके आसपास सीमा सुरक्षा बल के लोग काम करते हैं, जंगलों में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे बीहड़ जंगल हैं, रास्ते नहीं हैं, जहां अनेक प्रकार की चुनौतियां जीवन जीने के लिए होती हैं। वहां भी सीमा सुरक्षा बल के लोग, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के लोग अपना योगदान देते हैं। इसलिए मैं आप सभी के इस अतुल्य योगदान के लिए आप सबको सैल्यूट करता हूं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में बहुत विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। उन गांवों का विकास पहले गांव के रूप में हो, देश के वो पहले गांव के रूप में जाने जाए, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे ही राज्य के सीमांत क्षेत्र, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, उस भारत के अंतिम गांव से उद्घोष किया कि ये माणा, ये भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता है, अब ये भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, अब ये भारत का पहला गांव होगा। और इसके साथ साथ ऐसे सभी गांव जो सीमावर्ती क्षेत्र में हैं, वो सारे के सारे गांव भारत के पहले गांव होंगे। यानी कि उनका विकास पहले गांव की जो प्राथमिकताएं होती हैं उसको आधार मानकर किया जाएगा। और इसके लिए अब चाहे सड़कें हों, चाहे अन्य नेटवर्क हों, अन्य सुविधाएं हों, बहुत तेजी से उसका विकास किया जा रहा है, जिससे कि सीमांत क्षेत्रों में लोगों का आवागमन अच्छा हो और उनके लिए पर्यटन, व्यापार और सामरिक दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी आज हमारे देश की सीमाओं को नई मजबूती मिली है इन गांवों के कारण। और आदरणीय मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इन सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है, बहुत सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है। और वो वहां पर दौरा ही नहीं करते हैं, बल्कि वहां के रहने वाले लोगों से संवाद भी करते हैं और हमारे सुरक्षा बलों के साथ भी संवाद करते हैं। उनकी समस्याएं, उनकी चुनौतियां, कठिन परिस्थितियां, उन सबको समझकर उसके समाधान के लिए भी निर्णायक कदम उठाते हैं। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और प्रत्येक परिवार से यहाँ कोई न कोई, किसी न किसी परिवार से, कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश की सीमाओं को, उनकी सुरक्षा में अपना योगदान कर रहा है। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं और मुझे ये देखकर बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सेना को आज अत्याधुनिक हथियारों से
सुसज्जित किया जा रहा है। आज भारत न केवल रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि कई देशों को रक्षा के उपकरण भी और संसाधन भी निर्यात कर रहा है। एक समय हम सबको याद होगा कि जब देश के अंदर कोई भी युद्ध की स्थिति पैदा होती थी या हमें उपकरणों की आवश्यकता होती थी, तो हमें दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी रहती थी, हमें निर्भर रहना पड़ता था। छोटे छोटे रक्षा के उपकरण भी हमें निर्यात करने पड़ते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो अग्रणी देशों की सूची में है, जो रक्षा के उपकरणों की निर्यातक देशों की सूची है, उसमें टॉप देशों की सूची में हमारे देश का भी नाम आज शामिल हो गया है। और लगभग 28,000-30,000 करोड़ का रक्षा का निर्यात हम प्रत्येक वर्ष करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम सभी ने देखा कि स्वदेशी हथियार हमारे किस प्रकार से आज अत्याधुनिक हैं, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी से युक्त हैं। उसकी शक्ति को, उसकी टेक्नोलॉजी को पूरे विश्व ने देखा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश की सरकार भी अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमने जहां शहीदों की वीरता और बलिदान को नमन करते हुए उनके परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया, वहीं वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को और अर्धसैनिकों को सम्मानित करने के लिए भी और अशोक चक्र पाने वालों को मिलने वाली राशि को भी हमने 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। साथ ही वार्षिक जो राशि है उसको भी बढ़ाया है। कीर्ति चक्र की राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए की है। वार्षिक राशि को भी बढ़ाया है। इसके साथ ही शौर्य चक्र को एक मुश्त राशि 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया है। इतना ही नहीं, हम शहीद सशस्त्र बलों एवं अर्धसैनिक बलों की सैनिकों की स्मृति में शहीद द्वार और शहीद स्मारक इनका भी निर्माण करा रहे हैं। देहरादून के ही गुनियाल गांव में हमारे राज्य के सभी सैनिकों की स्मृति में भव्य सैन्य धाम का निर्माण का कार्य भी हमारा लगभग पूरा हो गया है। बहुत जल्दी हम उसका लोकार्पण भी करने वाले हैं, जो हमारे राज्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए देश की एक बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बनेगा। उनकी राष्ट्रभक्ति की ओर उनको ले जाने में बहुत बड़ा योगदान देगा। इस वर्ष भी हमारे 10 वीर बलिदानियों की स्मृति में हमने स्मारक बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। हमने शहीद परिवार के एक सदस्य को नौकरी में समायोजित करने का भी शुरुआत किया है। इसके अतिरिक्त हमने पूर्व सैनिकों, वीर नारियों को राज्य में एक बार अचल संपत्ति क्रय करने पर 25% की स्टाम्प ड्यूटी में छूट का भी निर्णय लिया है। ये सभी कदम हमारे वीर सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति सम्मान और समर्पण के प्रतीक हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार हमारी सरकार सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के हितों के लिए, हमारे अर्धसैनिक बलों के सभी सैनिकों, उनके परिजनों के लिए पूरी तरह से निरंतर प्रयास करेगी कि उनका हर प्रकार से उत्थान हो, उनके परिवार को हर प्रकार से सहायता मिले। साथियों, मेरा मानना है कि आप सभी न केवल देश की सीमाओं के न केवल रक्षक हैं, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की भी समृद्ध संस्कृति, विरासत और परंपरा के भी सच्चे संरक्षक हैं। आप भली भांति जानते हैं, आज हमारे देवभूमि के सामने हमें कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अनेक चुनौतियां हैं। इस वर्ष हमने बहुत बड़ी आपदा की चुनौती का सामना करना पड़ा हमें। वैसे तो प्रत्येक वर्ष हमें किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करना पड़ता है, अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ आज हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ करने का भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक बड़ा षड्यंत्र, कई लोग यहां पर फर्जी दस्तावेज बनाकर मूल निवासी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार इन सुनियोजित कोशिशों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्योंकि हम देवभूमि उत्तराखंड के
देवत्व को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे, इसको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। और हमारे बच्चों को आने वाले समय में हम उनको असुरक्षित उत्तराखंड नहीं सौंपना चाहते, उनको हम विरासत में असुरक्षा का भाव नहीं देना चाहते हैं, उनके भविष्य को सुनहरा देना चाहते हैं, उनको एक अच्छा उत्तराखंड देना चाहते हैं। इसके लिए हमने जहां एक और सख्त भू कानून बनाया, वहीं अब हम परिवार रजिस्ट्रों की भी पुनः हमने गहनता से जांच के निर्देश दिए हैं। लेकिन आप सभी को भी इसके प्रति इन घुसपैठियों, अवैध घुसपैठियों की सजग रहते हुए इन अवैध घुसपैठियों की हर कोशिश को विफल करने के लिए तत्पर रहना होगा, ताकि हमारी सीमाओं और प्रदेश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथियों, कुछ लोग देवभूमि के शांत वातावरण को खराब करने का भी षड्यंत्र कर रहे हैं। कुछ लोग लैंड जिहाद फैलाकर हमारे जंगलों और पहाड़ों में खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ लोग लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी कुकर्तियों के माध्यम से सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं। हमारी सरकार ने राज्य के अंदर एक नई शुरुआत करके एक प्रयास किया और लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इस लैंड जिहाद से मुक्त कराने का काम किया है और इन घुसपैठियों को वहां से निकालने का हमने अभियान चलाया है। वहीं इस प्रकार के घृणित मानसिकता वाले कुकृत्यों को रोकने के लिए हम और भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने कुछ लोग धर्म के नाम पर, पूज्य महाराज जी, धर्म के नाम पर कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर बिछाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ भी हमने कार्रवाई करते हुए लगभग 600 के आसपास अवैध संरचनाओं को भी ध्वस्त करने का काम किया है। यही नहीं, हमने जहां एक और राज्य में सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है, वहीं दंगा करने वालों को भी दंगे की राजनीति न हो और दंगे की राजनीति के कारण से प्रदेश का माहौल खराब न हो, क्योंकि हमारा राज्य बहुत शांत लोगों का राज्य है, आपस में बहुत प्रेम प्यार से रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाले लोगों का राज्य है। इसलिए हमने राज्य के अंदर दंगे को नियंत्रण करने के लिए सख्त दंगा रोधी कानून भी बनाया है। अब कोई भी दंगा करेगा और दंगा करने में सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को कहीं भी नुकसान होगा तो उस नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से वसूल की जाएगी। साथ ही हमने ऑपरेशन कॉलोनी भी चलाया और हजारों हजार, लगभग 6,000 से भी ज्यादा मामलों में इस पर कार्रवाई हुई है। और यह ऑपरेशन कॉलोनी में अभी पूज्य महाराज जी ने हमको जो है एक मोमेंटो भेंट किया, फाउंडेशन ने महाराज जी को उसके लिए रखा था कि महाराज जी सबसे उपयुक्त होंगे। उन्होंने मारिच के समय का भी बताया कि उस समय कालनेमी कैसे करता था, कैसे लोगों को किस प्रकार से धर्म के मार्ग को अवरुद्ध करता था। हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी लेने के लिए, तो वेश बदल कर किस प्रकार से जो है उनको रोकने का प्रयास करता है। यही कालनेमी इस समय भी हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे जो लोग पूरे देश और दुनिया से आते हैं, धर्म की, आस्था की श्रद्धालु लोग, उनके मार्ग में अवरोध करने का काम करते हैं, अपना छद्म वेश बनाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धर्म को हानि पहुंचाने का काम करते हैं, सनातन को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को पूरी तरह से हमने खदेड़ने का मन बनाया और ऑपरेशन कालनेमी चलाया, क्योंकि ये कालनेमी जहां से आए हैं उनको हमने वहीं पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथियों, हम राज्य में नशे के कारोबार पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नशा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प के साथ कठोर कदम भी उठा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि आप लोग सीमावर्ती क्षेत्रों में भी नशे के विरुद्ध इस अभियान को और शक्ति दें और इसको सशक्त बनाएं, लोगों को और जागरूक करें, क्योंकि एसएसपी हमारी ऐसा बल है जो सीधे सीधे लोगों के संपर्क में रहता है
और उन क्षेत्रों में जहां बहुत सारा हमारा अन्य तंत्र नहीं पहुंच पाता, वहां भी एसएसबी पहुंचती है। तो आप सबके माध्यम से हमारे आने वाली जो पीढ़ी, आज जो नशे के गिरफ्त में एक बार जाने के बाद सच में उनका जीवन कितना अंधकार में हो जाता है, वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और केवल एक व्यक्ति नहीं, एक बच्चा नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। इसलिए आप सबको इसके लिए बहुत प्रभावी तरीके से काम करना होगा, ताकि हम अपनी युवा पीढ़ी को इस अभिशाप से मुक्ति करा सकें। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी वीर योद्धा हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहेंगे, और देश और प्रदेश के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, जहां देश को आपकी जरूरत है, उन जरूरतों पर अपने साहस से, समर्पण से इसी प्रकार अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं इस शानदार कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए अर्पित फाउंडेशन की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वागत का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कृपया मंच पर अवार्ड का। सर, ये माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अवार्ड का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आपके हाथों दिया जाएगा, सभी को सम्मानित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, वन मंत्री हमारे श्री सुबोध उनियाल जी, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल जी और हमारे परम पूज्य स्वामी श्री कैलाशानंद जी महाराज जी से अनुरोध करूंगी, डीआईजी सुधांशु नौटियाल जी, जो कि आईजी साहब को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कृपया मंच पर आइए। सर, शुरू में 21 लोगों का अलग अलग है, उसके बाद सबका ग्रुप में है। हाँ। उप महानिरीक्षक डॉक्टर ओ बालेश्वर सिंह, उप महानिरीक्षक डॉक्टर ओ बालेश्वर सिंह, जोरदार तालियां बजती रहे। उप महानिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा, उप महानिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा। कमांडेंट BC जोशी, कमांडेंट आशीष कुमार, कमांडेंट मनोहर लाल, कमांडेंट डॉक्टर गुरविंदर जीत सिंह, उप कमांडेंट डॉक्टर वेदांतम मधुमिता, उप कमांडेंट त्रिभुवन प्रसाद, उप कमांडेंट त्रिभुवन प्रसाद, उप कमांडेंट कुलदीप कुमार, उप कमांडेंट कुलदीप कुमार। शिवम अग्रवाल जी कृपया मंच पर आ जाएं। उप कमांडेंट किशोर कुमार पाठक, अर्पित फाउंडेशन से महेश जी कृपया मंच पे आ जाएं। शिवम, आप भी जाए मंच पे, अर्पित फाउंडेशन की टीम से। उप कमांडेंट किशोर कुमार पाठक, उप कमांडेंट अनिल कुमार यादव, उप कमांडेंट अरुण दियाला। प्रीति, आप इधर आ जाए सीढ़ी के पास। सहायक कमांडेंट संजीव डीमरी, सहायक कमांडेंट संजीव डीमरी, सहायक कमांडेंट सबकले दीपक भगवान, सहायक कमांडेंट मोहम्मद जुबेर अंसारी, सहायक कमांडेंट आयुष शर्मा, सहायक कमांडेंट आयुष शर्मा, सहायक कमांडेंट जसबीर सिंह तोमर। अनुराग जी कृपया आप ही आए अर्पित से। सहायक कमांडेंट जसबीर सिंह तोमर, सहायक कमांडेंट शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सुरेश पाल, सहायक कमांडेंट सुरेश पाल, सहायक कमांडेंट अजीत कुमार उपाध्याय। इसके बाद मैं एफओ सुबोध कुमार चंदौला जी के पश्चात सभी निरीक्षक कृपया 5-5, 6-6 का ग्रुप बना के तैयार रहेंगे।
FO सुबोध कुमार चंदौला, FO सुबोध कुमार चंदौला, FO सुबोध कुमार चंदौला, चंदोला। अब इसके बाद रेडी रहे निरीक्षक हमारे रमेश चंद्र उप्रेती, निरीक्षक TH उमाकांत सिंह, निरीक्षक सुशील कुमार, निरीक्षक आनंद कुमार, निरीक्षक अभिषेक कुमार, निरीक्षक सुरेंद्र सिंह नेगी, निरीक्षक उपेंद्र, निरीक्षक राजरूप। एक साथ कृपया ग्रुप में आ जाएं। ग्रुप में वो 21 ऑफिसर्स हो गए ग्रुप में। उप निरीक्षक नितेश कुमार कश्यप, उप निरीक्षक शिवराज सिंह, उप निरीक्षक सरदार सिंह, कृपया सीढ़ियों पे चढ़ते जाएं एक लगातार। उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक रमा शंकर मिश्रा, उप निरीक्षक चंदन सिंह। अरे बीच में सब बोलिए ना, डिस्टर्ब हो जाएगा। एक के हाथ में मोमेंटो दे देते हैं, सब आगे बढ़ते जाएंगे। उप निरीक्षक चंदन सिंह, आप अपना मोमेंटो यहाँ से लेते लेते आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ करा रेडू चेक उठा लीजिए, बस हो गया कंप्लीट।